बताइए, लाउडली बोलिए। नहीं समझ सकते तो क्या इस पैटर्न से स्टडी करना आपके लिए इफेक्टिव है कि नहीं है? यस और नो? नहीं, ये बच्ची बोल रही हाँ है। जब मैं सेमिनार लेता हूं, हजार बच्चों का लेता हूं, जब मैं मैथमेटिक्स फिजिक्स को पढ़ाता हूं यूपीएससी के लिए, आईआईटी के लिए, तो 1200 बच्चे होते हैं। कौन बच्चा क्या कर रहा है मेरे को आइडिया है। तो आप लोग शायद हमारे ख्याल से 150 या 100 के करीब बच्चे होंगे, है ना? तो प्लीज, हमको सब दिखाई दे रहा है। तो पहला पॉइंट है कि आप लालच बस मत पढ़िए। लालच सबसे बड़ा बच्चों में है कि लब्बर लाले हैं, वो जल्दीबाजी करते हैं, उससे कंसेप्ट के बारे की पॉइंट्स क्लियर नहीं होते हैं और हम अप्लाई करते हैं तो कुल मिला के कंफ्यूजन हो जाता है। आप लोग ऐसा ना करें। आप क्या करें, कॉन्सेप्ट को इसलिए पढ़ें कि हमें जिंदगी भर इसका उपयोग करना है, हमें सुबह से शाम तक उपयोग करना है, सोते वक्त भी उपयोग करना है। इसका उपयोग कहां पर होता है ये जानने की कोशिश करें। अपनी स्टडीज को रिसर्च ओरिएंटेड करें। ऐसा करने से फायदा क्या होगा कि कॉन्सेप्ट को जब आप करेक्ट करेंगे तो अपने आप उसको पढ़ने के प्रति भी फायदा नजर आएगा। डेली लाइफ में इसके एप्लीकेशंस अपने आप फील होने लगेंगे और आप उसके बारीकी पॉइंट समझने के बाद, उस बारीकी पॉइंट्स को फॉलो करने के बाद अपने आप हर लेवल के सवालों को लगाने के लिए कैपेबल हो जाएंगे। और दूसरा बात आता है कि जब उसे लिखते हैं तो बच्चे याद करते, रटते हैं और इस प्रोसेस से यदि जब आप करोगे तो जो आइडिया आएगा उसको अपने आप लिखने के बाद आप पूरे नंबर भी एक्वायर कर सकते हो। पॉइंट क्लियर हुआ कि नहीं? तो आपको करेक्ट करना कैसे, जैसे मैं कुछ एग्जांपल के जरिए मैं बता रहा हूं। जैसे कि आप अपने घर से सुबह जब स्कूल आते हैं तो रास्ते को कवर करते कि नहीं? ये सवाल लो। जो रास्ता आपने कवर किया वो 5 मिनट फॉर एग्जाम्पल लगते हैं आपको। जब 5 मिनट एक दिन लगा, अगले दिन आपके पास 2 मिनट था, तो क्या करते हैं? जल्दी जल्दी आते हैं, रास्ते को जल्दी कवर करते हैं। इससे आपको मिला क्या? इससे जब आप रास्ते को कवर करते हो तो इससे आपकी बॉडी को पोषण मिल जाता है। मिलता है कि नहीं? तो जब आप रास्ते को कवर किया तो आपकी बॉडी को क्या मिला? पोषण, गति मिली। और जब आप रास्ता कवर कर रहे हो तो फॉर एग्जाम्पल इस तरीके का रास्ता है, टेढ़ा बेढ़ा रास्ता है, तो आप एक साथ 2 फैक्टर पे कमांड करते हैं। एक, मान लीजिए यहां से यहां तक जब हम आए तो ये लॉन्गेस्ट पाथ कवर किया और उसी के साथ हमने शॉर्टेस्ट पाथ कवर किया। यानी कुल मिला के जब हम किसी रास्ते को कवर करते हैं तो 2 फैक्टर को एक साथ हम कवर करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट पे। जल्दी था तो हम दौड़ दौड़ के आए, एक लॉन्गेस्ट पाथ और एक शॉर्टेस्ट पाथ। इसका नाम रख दिया गया क्योंकि दोनों पाथ है, एक लॉन्गेस्ट और एक शॉर्टेस्ट। इसे क्या साइंस में नाम दे दिया गया? डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब डिस्टेंस के चेंज होने से भी आपको क्या मिला? मोशन। और डिस्प्लेसमेंट के चेंज होने से भी क्या मिला? बोलिए, मोशन। तो ये बताइए कि दोनों में चेंज एक साथ आया कि अलग अलग? आप एक साथ चल रहे, आप एक है कि 2 है आप? तो इसमें एक साथ चेंज आ रहा है कि अलग अलग? एक साथ आ रहा है। थोड़ा सोचो, क्योंकि हमारा राइट हैंड का जो माइंड है उसे EQ बोलते हैं, इमोशनल क्वोशिएंट को रिप्रेजेंट करता है। और जो लेफ्ट हैंड है वो IQ है।
और बीच वाला जो पोर्शन है वो SQ। इमीडिएट जो आंसर हम देते हैं वो EQ के थ्रू देते हैं, और थोड़ा सोच के जब हम देते हैं तो IQ के थ्रू देते हैं, क्योंकि इसका आंसर थोड़ी देर में आता है। और इन दोनों को बैलेंस जो करता है वो SQ करता है। कितने पार्ट बांट के? 3 है, EQ, IQ एंड SQ। ज्यादातर लोग EQ का यूज करते हैं, 1% लोग IQ का यूज करते हैं, और उस 1% में 0.01% लोग SQ के माध्यम से EQ और IQ को बैलेंस करते हैं। आप समझिएगा कितना रेशियो कम है। तो आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं? थर्ड में कि सेकंड में कि फर्स्ट में? फर्स्ट में है अभी। आप तुरंत अपना आंसर देते हैं, तो आपका आंसर गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है। लेकिन जब आप IQ के थ्रू आंसर दोगे तो 100% सही होगा। इस बच्चे ने दिया। तो कहने का मतलब है कि एक साथ जब आप कवर करते हैं तो आप दोनों पाथ है, तो यहां पे लाभ क्या दे दिया? डिस्टेंस, और दूसरे को आप क्या दे दिया? शॉर्टेस्ट पाथ को डिस्प्लेसमेंट। और इन दोनों में एक साथ चल जाएगा तो मेरा क्या? वो सर। लेकिन ये अलग है और ये अलग है, नाम अलग है। वो सर एक ही नाम, इसके भी 2 नाम रखने पड़ेंगे, स्पीड और वेलोसिटी। ये है ना आपके सिलेबस में, है ना? हमने छोटा सा टॉपिक लिया ताकि आपको पता तो चले कि किस तरीके से हम डेली लाइफ में कॉन्सेप्ट, जो भी हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं उसको हम कैसे करेक्ट करें। अब इससे हमें स्पीड मिला और इससे वेलोसिटी मिला, अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो आप ये बताइए, कॉन्सेप्ट ऑफ मोशन का उपयोग कौन बच्चा है जो नहीं करता है? आर्ट्स वाला बच्चा है वो भी करेगा, अभी तो 8th में तो कॉमन है। कोई भी स्ट्रीम ले लो, साइंस से लेना देना है या नहीं, लेकिन हर बच्चा, जो सभी बच्चे जो भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, सभी बच्चे हर सब्जेक्ट को यूटिलाइज करते हैं, लेकिन हम लोग उसे करेक्ट नहीं कर पाते हैं। और जब करेक्ट नहीं कर पाते हैं तो हमको अलग अलग लगता है। यहां पर जितनी भी टीवी लाइट्स लगी है, फैन लगे हुए हैं, सीलिंग लाइट लगी हुई है, ये सब एक वायर से, पोल से कनेक्ट है। उस पोल से जो वायर है उसे यदि हमने डिस्कनेक्ट कर दिया तो ये काम में आएगी कि नहीं आएगी? नहीं आएगी। इंडिविजुअल में फोकस मत, केवल आप कनेक्ट कर दीजिए। हर सब्जेक्ट के हर एक कॉन्सेप्ट को आप क्या कर सकते हैं? कनेक्ट करने के माध्यम से आप उसे इजीली सोच सकते हैं। अपने आप बारीकी पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे, लेकिन लिख लें, उसे फॉलो करेंगे तो अपने आप कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आपके अंदर एप्लीकेशन की कैपेबिलिटी आ जाएगी। अगला पॉइंट लिखा है कि कॉन्सेप्ट को, सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करें जिससे कोई कंफ्यूजन ना हो। नंबर फर्स्ट, थ्योरेटिकल सवाल होता है और दूसरा कैटेगरी का सवाल होता है न्यूमेरिकल सवाल। इसके अलावा कोई सवाल होता है बताइए? एक थ्योरेटिकल सवाल और दूसरा न्यूमेरिकल सवाल। अब ये किसी भी स्टैंडर्ड की मैं बात कर दूं, यही होता है। अब ये थ्योरेटिकल सवाल या कॉन्सेप्चुअल सवाल को जब हम अटेम्प्ट करते हैं, इन बच्चों को भी लो, इनका ज्यादा रहता है। जब इनको अटेम्प्ट बेटा करते हैं, अरे हो जाओ, यू आर ऑलरेडी परमिटेड। तो जब हम कॉन्सेप्चुअल सवाल को अटेम्प्ट करते हैं बेटा, तो होता क्या है, इसको थोड़ा एनालाइज कीजिए। रटते हैं, कुछ स्टेप भूल जाते हैं। 4 में से किसी को 4 भी मिलते हैं, किसी को 1 भी मिलता है। फिर आप मैम से या सर से अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कहते हैं मैम ने नंबर कम दिए, सर ने नंबर कम दिए, लेकिन गलती आपकी है। आप
जब इस कॉन्सेप्ट को, इस थ्योरी को जब आप कनेक्शन के माध्यम से जब आप समझेंगे, बारीकी पॉइंट्स को फॉलो करेंगे, तो अपने आप स्टेप को लिख लेंगे। अपने आप लिखने के बाद 4 में से 4 नंबर मिले। और रिवीजन करने की आवश्यकता होगी कि नहीं होगी? किधर हाँ लाउडली बोलिए। होगी, कोई रिवीजन की आवश्यकता नहीं। चलो एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर होगी कहा है तो मैं एग्जाम्पल के जरिए प्रैक्टिकली बताता हूँ, वो इन्हें आता भी है। आप खड़े करिए। हाँ, चाय बना लेते हो आप? क्या करते हो बताइए? सर वाटर को बॉईल करती हूँ, हाँ चाय पत्ती डालती हूँ, जी अदरक वगैरह, और फिर बाद में मिल्क डाल देती हूँ। ठीक, फिर सर उसे थोड़ी देर के लिए रख देती हूँ। ठीक है, फिर छाल कर जिसे देते हैं वो क्या लेता है? चाय का आनंद लेता है। चाय का क्या लेता है? आनंद। ये तो बोलता है यानी चाय बनाए बड़ा आनंद आ गया, अच्छी लगी, मजा आ गया, ये तो बोलते हैं बच्चों। बताओ। अच्छा अब देखिएगा, क्या आपने मैंने अभी आपसे सडनली चाय बनाने की प्रोसेस पूछी और इन्होंने बिना किसी कंफ्यूजन चाय बनाने की प्रोसेस को फटाफट बता दिया, स्टेप को बता दिया। क्या आपने पढ़ के आए थे सुबह? नहीं। क्या आपने रिवाइज किया? नहीं। क्या आपने बोला कि सर आज नहीं कल बताएंगे हम? नहीं, क्योंकि कंसेप्ट क्लियर। और जब कंसेप्ट क्लियर होता है तो आपको रटने की आवश्यकता होती नहीं है, रिवीजन करने की आवश्यकता होती नहीं है। केवल हाँ कंसेप्ट क्लियर करने के बाद 20 से 30 सवाल प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि प्रैक्टिस से सेल्फ कॉन्फिडेंस आ जाता है। इस बच्चे को चाय बनाने का कॉन्फिडेंस है। अब ये बस सोचिए चाय वाले ही ऐसा नहीं है, और चाय वाले पीए बन सकते हैं, आपको पता ही है। चाय वाले पीए बन सकते हैं, इसलिए चाय वालों का मजाक मत बनाइए। पहली बात तो चाय वाली नहीं है, मैं जनरल बात कह रहा हूं। चाय वाला पीए बन सकता है क्योंकि उन्होंने 4 बातें राव की फॉलो कर ली। वो पीएम, सीएम, इंजीनियर, डॉक्टर, ये तो छोटी बात है, सब बन सकता है यदि आपने ठान लिया। तो यहां पर कुछ बच्चे कहते हैं मैं लीडर नहीं बनना। लीडर बनना भी बहुत जरूरी है, साइंटिस्ट बनना भी बहुत जरूरी है, चपरासी बनना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सभी का रोल समाज के लिए अपनी अपनी जगह है। तो आपने देखा, आपने बोला सर रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्योंकि जब आप कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद, बारीकी पॉइंट्स को क्लियर करने के बाद जब आप फॉलो करोगे नहीं तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं होगा। अब इन्होंने चाय बनाना पता है इनको आज बताया है, ये बनाएगी तो हाथ जल जाएंगे, प्रैक्टिस नहीं है। तो प्रैक्टिस ये 10-20 बार चाय जब बना लेगी तो इसको भी आनंद आने लगेगा, रिवीजन करने की आवश्यकता नहीं होगी। पॉइंट क्लियर हुआ कि पीछे वाले भी लो यार, खड़े हो जाओ, पीछे की भी जरूरत है। ठीक है, बच्चों क्लियर हुआ? तो इनका जो कंफ्यूजन था वो हमने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप 3D सवाल अपने आप लिखेंगे, जैसे इन्होंने चाय बनाने की प्रोसेस बताई है, कोई रटा नहीं है इन्होंने। जब कंसेप्ट क्लियर है, उसके बारे की पॉइंट्स क्लियर है, उन्हें फॉलो करने के बाद 10, 20, 30 सवाल की प्रैक्टिस जरूर कर ले, ताकि सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर रहे। और उसके माध्यम से आप स्टेप लिखोगे और पूरे नंबर मिलेंगे, कटेंगे नहीं। और जब नंबर पूरे मिलेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, और मजा आएगा। जब आपकी बात आ गई फिर और मजा आएगा। फिर अगला पॉइंट आता है वो तो मैंने बता दिया ऊपर वाला, कि न्यूमेरिकल सवालों को अटेम्प्ट कैसे करें। बहुत बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों के बीच में। 8th क्लास में तो कम है, 9th, 10th, 11th, 12th में जाते हैं तो बहुत कंफ्यूजन होने लगता है। समझ में सब कुछ आता है
सर सवाल नहीं लगते हैं। फिर कहते हैं कोचिंग कर ले। कोचिंग वाले कहते हैं हम ऐसा करेंगे, स्कूल में नहीं बता रहे हैं, उस लेवल की फैकल्टी नहीं है, हम ऐसा करा देंगे। वहां ज्वाइन कर तो वहां भी कुछ नहीं होता है। यदि आपने आज ये प्रोसेस समझ के अप्लाई करना शुरू कर दिया, समझ लो आप, तो कोचिंग वोचिंग की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। दे आर फोकसिंग टू फिनिशिंग योर सिलेबस ओनली। अब यहां पर आ रहा है कि सवालों को अटेम्प्ट कैसे करें। सवालों को अटेम्प्ट करने के लिए फॉर्मूला लगाते हैं। और देश में जितने बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं या बोर्ड एग्जाम देते हैं, स्कूल के एग्जाम देते हैं, ज्यादातर बच्चों को फॉर्मूला पता होता है, लेकिन सवाल तब भी गलत हो जाता है। अभी तो कब होता है, अभी तो ज्यादातर बच्चों का सही भी होता है। धीरे धीरे जब आप हायर स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे तो सवाल गलत होने के चांस बढ़ते चले जाएंगे। सवाल इजी है, सवाल को कठिन आपने बनाया है। दिक्कत क्या है कि आप प्रोसेस आपकी सही नहीं है। हर फॉर्मूला को जानना जरूरी नहीं है। फॉर्मूला के साथ एक फैक्टर और होता है, उसे यदि आपने कंट्रोल कर लिया तो आपका काम हो जाएगा। वो फैक्टर क्या है, उस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन क्या है बेटा, फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन। हर फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन अलग अलग होती है। बच्चे फॉर्मूले पे तो ध्यान देता है, फॉर्मूले को रट लेता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एफ इक्वल टू एम ए। लगाने की जो टर्म्स और कंडीशन है उसको फोकस नहीं करता है। और जब तक आप उसके फोकस नहीं करेंगे और उसे अप्लाई उसके थ्रू नहीं करेंगे तो बुक में आपको क्या मिलेगा, कंफ्यूजन। बुक में क्या मिलेगा, स्ट्रेस। क्योंकि आप कहेंगे पढ़ते बहुत है, सवाल ही लगता है। तो क्या फॉलो करना है, उस फॉर्मूले की टर्म्स और कंडीशन। आप लोग छोटे स्टैंडर्ड के और उतना पता नहीं है कि आपके 8th क्लास में कौन कौन से सब मतलब चैप्टर्स है, हमें पता नहीं है। नहीं तो मैं करेक्शन के माध्यम से आपको बता देता। टेक्नोमेट्री आपके में है नहीं। साइंस में कौन सा चैप्टर है बताना, वो सर है जी, वो सर है। v इक्वल टू यू प्लस ए टी है जी, फ्रैक्शन है। चलिए फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन ले लेते। फ्रैक्शन का उपयोग, फ्रैक्शन सबसे पहले लोगों को यही पता है कि अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, ऐसे लोगों को पता है। गलत है। इसलिए आधा अधूरा पता है, इसलिए आधे अधूरे सवाल लगते हैं और ज्यादातर सवाल नहीं लगते। फ्रिक्शन जो है, जब दो बॉडी के बीच में, देखिएगा दो बॉडी है तो एक दूसरे के रिलेटिव हो गया, दो है तो कंपेयर करते। आप होशियार हो तो कंपेयर किया जाता है, इस बच्चे से होशियार हो। अकेला आप हो तो आप कंपेयर नहीं कर पाए। रिलेटिव इसे बोलते, कंपेयर कर ले तो रिलेटिव। तो जब कोई बॉडी, जब आप सड़क पर चल के आए तो किसके रिस्पेक्ट पे चल के आए, रोड पे, तो ये रिलेटिव है विद रिस्पेक्ट टू रोड। तो आपका मोशन जिसके रिस्पेक्ट पे हो रहा है, फ्रिक्शन उसी को अपोज करता है, आपको अपोज नहीं कर रहा। किसको अपोज कर रहा है, रिलेटिव को अपोज करता है। अंडरस्टैंड और नॉट। आप पेन चला रहे कॉपी में तो फ्रिक्शन किसके बीच में लग रहा है, पेन और कॉपी के बीच में। किसको अपोज करेगा, पेन को कि कॉपी को कि दोनों के रिलेटिव को, दोनों के रिलेटिव। उसमें किसी का सपोर्ट होगा और किसी का अपोज। उसके अंदर किसी का सपोर्ट और किसी का, लेकिन परमानेंट क्या है, अपोजिशन है। किसका, इंडिविजुअल की रिलेटिव, रिलेटिव। तो फ्रिक्शन आपके जूते नीचे से घिस दिए जाए,
जब गिर जाते हैं और बारिश हो जाती, कीचड़ हो जाता है, तो क्या करते हैं आप? फिसलते ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है और चाहिए ज्यादा, इसलिए आप फिसल जाते हैं। फ्रिक्शन का यूज हम डेली लाइफ में करते हैं सुबह से शाम। वॉशरूम में जब साबुन है या सर्फ एक्सेल जब गिर जाता है तो फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाता है, लोग गिर जाते हैं और गिरने के बाद कहां पहुंच जाते हैं? कहां पर? हॉस्पिटल। किस कारण पहुंचे? लापरवाही थी। अब आप जानते हैं इसका मतलब।